बंसल किड्स। पाँच साल का विशु गुस्से में बैठा हुआ था। आज उसने खाना ना खाने की जिद ठान ली थी। घर के सभी सदस्यों ने बहुत समझाया, बहलाया और मनाया भी, लेकिन विशु ने तो जिद कर ली थी कि उसे एक तोता चाहिए, अपने जन्मदिन का तोहफा। इसलिए उसने भूख हड़ताल करने का मन बना लिया और उस पे अंगद के पाँव जैसा अडिग हो गया। विशु की दादी को विशु का भूखा रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने विशु को बहलाने के लिए एक तरकीब निकाली और विशु से कहा, तोते के लिए हमें चिड़ीमार के पास जाकर उसे खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम उसके घर शाम को जाएंगे। पहले तुम कुछ खा लो। हाँ? नहीं दादी, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा जन्मदिन का तोहफा तोता नहीं मिल जाता। ऐसा कहकर विशु अपने कमरे में चला गया। विशु को बात ना मानता देख दादी अपने बेटे की ओर देखती है। अपनी माँ का इशारा समझते हुए वो विशु के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ विशु अपने दोनों हाथों को मोड़कर मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। विशु को ऐसे देखकर विशु के पापा उससे कहते हैं, बेटा विशु, इस तरह गुस्से से खाना नहीं छोड़ते, ये बहुत ही गलत बात है बेटा। पिताजी, आप और दादी हमेशा मुझे मना लेते हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगा। मुझे तोता चाहिए, मतलब चाहिए। विशु को ना मानता देखकर उसके पिताजी कमरे से बाहर आ जाते हैं और अपनी माँ को देखते हैं। तभी विशु की माँ खीर से भरी हुई कटोरी लेकर विशु के पास जाती है। विशु बेटा, जरा अपना चेहरा उठाकर तो देखो। मैंने आज तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है और उसमें ढेर सारा मावा भी डाला है। एक बार चखकर देख और बताना जरा कि कैसी बनी है। माँ, आज मैं किसी की भी बातों में नहीं आने वाला। मुझे जब तक आप बड़ा तोता लाकर नहीं देंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। विशु की माँ कमरे से बाहर आकर दादी और विशु के पापा की ओर देखकर नाव में सिर हिलाती हैं। अपनी बहू को ऐसे देखकर दादी कुछ सोचते हुए विशु को आवाज देने लगती हैं। विशु, विशु बेटा, कमरे से बाहर आ जाओ। जी दादी। तुम्हें तोता चाहिए ना? ठीक है, मैं आज शाम ही चिड़ीमार के घर जाकर तोता ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी और खाना खाना होगा। सच्ची दादी, आप मेरे लिए तोता लाएंगी? हाँ बिल्कुल, मैं कभी झूठ नहीं कहती, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी और खाना खाना होगा, समझे? जी दादी। लेकिन भला विशु को चैन कहाँ? वो दादी से कहता है, दादी हम अभी चलते हैं ना उस चिड़ीमार के पास और उसे तोता पकड़ने के लिए कहते हैं। बेटा, हम शाम को जाएंगे, अभी तुम जाओ और पढ़ाई करो। दादी के हाँ कहने पर विशु खुश होकर खाना खाकर पढ़ाई करने लगता है। वहीं सभी घर वाले दादी के मान जाने पर उन्हें हैरानी से देखते हैं, क्योंकि उनके घर में किसी भी प्रकार के पशु या पक्षी को पाला नहीं जाता था। उनका मानना था कि इससे पशु पक्षियों की आजादी छिन जाती है और वो या तो बंधन में रहते हैं या पिंजरे में, जो उन पशु और पक्षियों के लिए भी अच्छा नहीं है। दादी ने मुस्कुराते हुए सभी घर वालों की ओर देखते हुए कहा, मुझे सब सयानी दादी यूं ही नहीं कहते बच्चों। मेरे पास विशु की अनचाही जिद को छुड़वाने के लिए एक योजना है, तुम सब बस देखते जाओ। शाम होने को थी। सूरज देव अपने घर की ओर जाते हुए डूब रहे थे। इसके साथ ही विशु की खुशी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई, विशु किसी देव की तरह अपनी दादी के सामने प्रकट हो गया। दादी, चलिए शाम हो गई है, हमें उस चिड़ीमार के घर भी जाना है ना? हाँ बेटा, हम अभी उसके घर बस चल ही रहे हैं। पहले मुझे अपनी शॉल तो ओढ़ने दे। ठीक है दादी, आप अपनी शॉल ओढ़ कर आओ, तब तक मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। विशु के जाते ही दादी ने लैंडलाइन पर नंबर मिलाया। उधर से किसी ने फोन उठाया और इधर से दादी जी उसे कुछ समझाने लगी थी। थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे से बाहर आईं और बाहर दरवाजे की ओर जाने लगी, जहाँ विशु दादी का इंतजार कर रहा था।
चले विशु? जल्दी चलिए दादी। दोनों चिड़ीमार के घर की ओर जाने लगे। कुछ गलियों को छोड़ते हुए चिड़ीमार मनैया का घर था। उसका घर गांव के आखिर में था, जहां जंगल की शुरुआत होती थी। विशु जैसे ही मनैया के घर पहुंचा, उसे बहुत सारी चिड़ियों की आवाज आने लगी। विशु जब घर के बरामदे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़े से पिंजरे में बहुत सारी चिड़ियों को बंद करके रखा हुआ है। विशु उन चिड़ियों को पिंजरे में इधर से उधर जाते और फड़फड़ाते देखते हुए अपनी दादी के पीछे पीछे एक कमरे की ओर जाने लगा। दादी ने कमरे में घुसते ही सामने बैठे आदमी से कहा, बेटा, मुझे एक तोता खरीदना है। अगर तुम्हारे पास अभी है तो तुम एक सही कीमत पर तोता मुझे बेच दो। आइए माँ जी, बैठिए। माँ जी, अभी तो मेरे पास तोता नहीं है। दरअसल आज सभी तोते के बच्चे बिक चुके हैं। विशु दादी और मनैया की बातों को बीच में काटते हुए कहता है, काका, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। दरअसल विशु का ध्यान अब तोता खरीदने पर ना होकर बाहर पिंजरे में रखे हुए पक्षियों पर था, इसलिए वो अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था। मैं यहाँ आया तो मैंने बरामदे में उस बड़े से पिंजरे में सारे पंछियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते और शोर करते हुए देखा। वो सब ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी काका, पूछिए। अगर मैं तुम्हें कमरे में बहुत लोगों के साथ ताले में बंद करके रखूं, जहां तुम बंद कमरे से बाहर नहीं आ सकते, उस समय तुम्हें कैसा महसूस होगा? मैं तो थोड़ी देर के लिए भी एक कमरे में बंद नहीं रह सकता, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं बाहर निकलने के लिए शोर करूंगा। तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है बेटा। मनैया की बातें सुनकर विशु चुप हो गया था। अब उसके दिमाग में पक्षियों के लिए सहानुभूति हो रही थी और वो चुपचाप वहां से निकलकर सीधे अपने घर आ गया। इधर विशु के जाते ही दादी ने मनैया को धन्यवाद कहा और घर की राह ली। धन्यवाद इसलिए क्योंकि विशु को समझाने में मनैया ने दादी की मदद की थी। इधर घर आकर विशु ने अनमने ढंग से खाना खाया और सोने चला गया। तभी रात को कुछ हुआ। एक अंधेरे बंद कमरे में विशु ने अपने आप को पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंद कमरे में कैसे आ गया। विशु कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो यहाँ से वहाँ दौड़ता और लोगों को अपनी मदद के लिए आवाज भी देता, लेकिन जैसे लोग उसे ना देख पा रहे थे और ना ही सुन पा रहे थे। अचानक डर और घबराहट से विशु ने अपनी दादी को पुकारा। दादी! विशु की आवाज सुनकर दादी और बाकी के घर वाले उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ बेटा? तू चीखा क्यों? बुरा सपना देखा क्या तुमने? दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको और माँ पापा को बहुत परेशान किया है। मुझे समझ आ गया है कि मैंने गलत जिद की थी। हमें पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। कभी भी अपने बड़ों से अनावश्यक जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जो पता होता है उसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो।